साथियों, आर्यन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास को किस तरीके से पढ़ा जाता है। यह सेशन उन छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, या जिन्होंने इतिहास को अच्छे तरीके से 10th के बाद कभी पढ़ा नहीं है। तो कंपटीशन के हिसाब से इतिहास को किस तरीके से तैयार किया जाता है और एज ए सब्जेक्ट इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है, क्योंकि इतिहास जीके का भी एक पार्ट है और इतिहास सब विषय का भी एक पार्ट है। तो जीके में इतिहास को हम किस तरीके से पढ़ें, कैसा इसका फ्लो चार्ट होता है, क्या इसमें क्रमबद्धता होती है, उसके बारे में हम संक्षिप्त बात करेंगे। तो साथियों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, प्रारंभिक इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, उसके ऊपर का आदि इतिहास आगे का, और उसके आगे का जो काल है उसके ऐतिहासिक काल कहा गया। इन तीनों का जो वर्गीकरण का आधार है वो आधार रखा गया भाषा व लिपि, क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन किसी भी चीज का करते हैं तो उसका आधार क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, उसी के आधार पर हम किसी भी चीज का वर्गीकरण करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के जो व्यक्ति थे उनको भाषा का, लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। उस काल के सारे इतिहास को हमको पुरातात्विक सामग्री से पता चलता है। पाषाण काल का इतिहास मोटे तौर पर इस पार्ट में आता है। आदि इतिहास, इस काल के लोगों को भाषा और लिपि दोनों की जानकारी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने क्या लिखा है इसको हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, इसलिए यह हमारे लिए आधा अधूरा इतिहास है। और पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही हम उनके समाजकार, उनकी सारे सिस्टम का विश्लेषण करते हैं, इसलिए इसको भी आदि इतिहास में ही रखा गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, बड़ा फेमस एक चैप्टर आता है जो आदि इतिहास से संबंधित है। ऐतिहासिक काल, ये वो काल है जो लिपि और भाषा जो थी उसको हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया, वो क्या कहना चाह रहे थे इसको हमने जान लिया। इस आधार पर भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक जो है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो ब्रह्मव्रत क्षेत्र में हुई थी, और बाकी के जो वेद थे वो आर्यावर्त क्षेत्र में लिखे गए थे। इन सब चीजों को हम विस्तार से चर्चा टॉपिक के अंदर करेंगे। तो प्रारंभिक वर्गीकरण मैंने किया प्रागैतिहासिक काल, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल का। साथियों, एक छोटा वर्गीकरण हम प्रागैतिहासिक काल का भी कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल का जो प्रारंभिक समय है उसको हम बोलते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, पेलियोलिथिक। प्रागैतिहासिक काल का जो मध्य का जो है उसे बोलते हैं मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक। और इसका जो उत्तर जो अवस्था है उसको उत्तर या नव पाषाण काल कहा गया है, नियोलिथिक। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में नियोलिथिक नाम से प्रश्न पूछ लिया गया था, तो ये जो नाम है इंग्लिश के, इसको आप इंग्लिश के मत मानिए। ये पूरा पाषाण काल का मतलब पेलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल का मतलब मेसोलिथिक, और नव पाषाण काल का मतलब है नियोलिथिक। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में बांटा है, फिर वही बात, भागों में बांटा है तो कोई आधार होगा। इसका जो आधार है वो क्या है वर्गीकरण करने का, तो यहाँ है उनके आर्थिक क्रियाकलाप। तो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो घुमक्कड़ थे, शिकार करते थे और अपना जीवन यापन उसी से चलाते थे। मध्य पाषाण काल के लोगों ने पशुपालन को अपना लिया, उनका आर्थिक क्रियाकलाप की गतिविधियां परिवर्तित हुई इस कारण से। और नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के लोगों ने पशुपालन के साथ साथ खेती को भी अपना लिया, और खेती को अपनाने से उनके जीवन में स्टेबिलिटी आई, स्थायित्व आया, पहिए का आविष्कार हुआ, अग्नि का आविष्कार इसी काल में हुआ। ये वो काल था जिस समय जनसंख्या में तेजी से विकास हुआ, और इसी काल के बाद मानव सभ्यता का बहुत तेजी से विकास होता है, क्योंकि मानव सभ्यता में स्टेबिलिटी जीवन में आती है। तो साथियों, ये जो 3 हमने बात की है, प्रागैतिहासिक काल, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल में भी हमने 3 टुकड़ों में से बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का मतलब है पशुपालन, और राजस्थान में बागौर, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे बनास बेसिन की सभ्यता, यहाँ पर पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और नव पाषाण काल में सांभर, ये आता है अपना जयपुर क्षेत्र में। नव पाषाण काल से संबंधित एग्रीकल्चर के सबसे प्राचीन साक्ष्य राजस्थान में यहीं से मिले हैं। और आदि इतिहास में जब हम कालीबंगा की बात करेंगे तो सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है, यहाँ से हमको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती करना जानते थे, इस बात की हमें जानकारी मिलती है। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम इन टॉपिक्स में करेंगे। तो प्रारंभिक इतिहास जो है
उसको हमने इस तरीके से क्लासिफाइड किया। अब पूरे पूरे भारतवर्ष के इतिहास के बात जब हम करते हैं तो ऐतिहासिक युग को भी फिर हम 3 भागों में बांट देते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का इतिहास कहां से शुरू होगा? तो इतिहास है ये, ऐतिहासिक युग है, यानी कि लिखना पढ़ना जब से हमने जाना और जब से हमने उनको पढ़ा तब से हम इस युग को स्टार्ट करेंगे। तो ये वैदिक काल से प्रारंभ होता है और कमोबेश गुप्त और उत्तर गुप्त काल तक चलता है। इस समय भारत की राजनीति का केंद्र जो होता है वो पाटलिपुत्र होता है, वो विस्तार से चर्चा हम करेंगे। और प्राचीन और मध्यकाल के बीच में एक छोटा सा सेशन होता है जिसे पूर्व मध्यकाल का काल कहा गया है। इस समय वर्धन वंश, कन्नौज का एक राजा होता है वर्धन, हर्षवर्धन, वो बड़ा चर्चित काल रहा है। और उसी के बाद कन्नौज भारत की राजनीति का केंद्र बन जाता है और लगभग 250-300 सालों तक भारत के 3 पक्षों में, बंगाल के पाल, राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण के राष्ट्रकूट के बीच में भयंकर संघर्ष होता है, जिसे इंडियन हिस्ट्री का डार्क एज भी कहते हैं। ये पूर्व मध्यकाल से संबंधित घटनाएं मानी गई है। उसके बाद मध्यकाल में सल्तनत काल आ गया और सल्तनत काल के बाद मुगल काल आ गया और मुगल काल के बीच में थोड़ा सा एक सूर्यवंश का भी काल आएगा। सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। जब इस्लामिक आक्रमण भारत पे हुए थे तो भारत में ईरानी, तुरानी, अफगानी और भारतीय मुस्लिम अलग अलग क्षेत्रों में प्रभुत्व को अपना अपना प्रभुत्व बनाकर रहते थे। तो उन्हीं ग्रुप में एक अफगान गुट था जो बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्टेब्लिश हुआ था। वो उसी गुट में से एक व्यक्ति निकला, लोधी वंश के शासक, और वो अफगान क्षेत्र के माने गए। तो भारत में प्रथम अफगान शासक लोधी वंश के शासकों का माना जाता है। और अकबर से पहले जब शेर शाह सूरी भारत पर राज करता है तो उसे द्वितीय अफगान शासक माना गया। शेर शाह सूरी भी उसी क्षेत्र के अफगान गुट से निकल के आया था। तो ये 1707 तक कमोबेश औरंगजेब की मृत्यु तक ये काल चलता है, लंबे समय तक। और उसके बाद का जो काल है वो परिवर्तित मुगल शासकों का काल माना जाता है। और 1857 टेक्निकली अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो जफर नाम से शायरी लिखते थे, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, जो 1857 रिवोल्ट के क्रांति के नेता भी माने जाते हैं, तक हम मुगल काल को मानते हैं। लेकिन ऑफिशियली 1707 तक ही मुगल काल माना जाता है। उसके बाद भारत में कई विदेशी कंपनियां आती है, उनका आपस में संघर्ष होता है और मुख्य लड़ाई जो होती है वो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में होती है। कर्नाटक की लड़ाइयाँ बड़ी प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हैं, 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। वांडीवश की लड़ाई अंतिम लड़ाई थी जिसमें फ्रांसीसी शक्ति का पूरी तरह से खात्मा हो गया था और भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ये चर्चा हम आधुनिक काल में करेंगे। इसी संदर्भ में हम मैसूर, हैदर अली, टीपू सुल्तान, मराठे, इन सब चीज़ों को हम आगे से आगे पढ़ेंगे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का उनसे संघर्ष और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज्य का विस्तार करती है। फिर 1857 का रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट के कारणों की बात करेंगे। भारत में औपनिवेशिक युग का प्रभाव, उसकी बात करेंगे। फिर भारत में किस तरीके से पुनर्जागरण होता है उसकी बात करेंगे और कैसे भारत में क्रांतियां शुरू होती है और महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक बड़ा संघर्ष शुरू होता है और फाइनली हम लोग 1947 में आजाद होते हैं। तो वो जो काल है वहां तक का काल अपना आधुनिक काल माना जाता है। ये संक्षिप्त में मैंने आपको थोड़ा सा भारतीय इतिहास के बारे में परिचित कराया। थैंक यू।